8. अर्श, एक काफी मशहूर शो है जी, गेम ऑफ थ्रोन्स। आई एम प्रीटी श्योर आपने देखा होगा या उसके बारे में सुना होगा। बिल्कुल। तो उसमें एक एपिसोड था एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर दैट कि उसमें एक मैजिशियन, एक लेडी है, विच है, जो कि एक एंटिटी को कॉल करती है एक राजा का मर्डर कराने के लिए, और वो एंटिटी जो है एक शैडो होती है, परछाई। एक परछाई होती है जो कि बहुत दूर एक आइलैंड में एक राजा जो है युद्ध की तैयारी कर रहा होता है, वहां तक जाती है और उसको मार देती है, और किसी को हवा भी नहीं लगती कि हुआ क्या। जिसके सामने हुआ था वो जब बाहर जाके बताता था कि भाई एक शैडो है, उसने मार दिया, तो किसी ने उसकी बात भी यकीन ही नहीं किया और वहीं आके उल्टा फंस जाता है। तो ये बेसिकली नई कॉन्सेप्ट था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने इसके बारे में पढ़ा तो पता लगा कि यार इट्स अ कॉमन फोकलोर इन यूरोप कि एक जमाने में कुछ मजिशियन ऐसे ओरेकल्स वगैरह हुआ करते थे जो कि शैडोज को कॉल करते थे इस तरीके के खून खराबे कराने के लिए जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीजों में कितनी रियलिटी है, एंड सेकेंडली ऐसा कुछ क्या हमारे कल्चर में भी है जिसमें शैडोज को डिप्लॉय किया जाता है क्राइम करवाने के लिए। देखिए, परछाइयां हमारा ही एक प्रारूप होती हैं एक तरीके से, और ऐसा कहा जाता है कि परछाइयों में हमारी किसी भी तरह की ऊर्जा शामिल नहीं होती है। वो एक प्राकृतिक ऊर्जा होती है जो हमारी परछाई होती है। और लोगों का यह भी मानना है कि परछाइयां लोगों को मारती हैं। कई ऐसे तंत्र साधकों का भी मानना है कि अगर वो किसी की परछाई को काबू कर लें तो वो किसी को भी जान से मार सकते हैं। मैं ऐसे कई सारे तंत्र साधकों को जानता हूं जो परछाइयों को काबू करने की कला जानते हैं। ओके, लेकिन अर्श, डोंट यू थिंक परछाई, शैडो जो है, बेसिकली एब्सेंस ऑफ लाइट। मतलब आप लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं इस करके आपकी परछाई आ रही, तो यार आप कहना चाह रहे हो कि परछाई भी अपने आप में एक डायमेंशन है? डायमेंशन भी नहीं कह सकते, लेकिन वो आपका ही एक हिस्सा है राहुल। जैसे आपने कहा कि आप लाइट के सामने आते हैं और परछाई बन जाती है, तो वो आपका ही एक हिस्सा हुए कहीं ना कहीं। और दूसरा कि एक ऐसी ताकत होती है, एक ऐसी शक्ति होती है राहुल, जिसे हम तुल्पा कहते हैं हमारे धर्म के अंदर। तुल्पा एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी ताकत है जिसके जरिए हम किसी भी इंसान की परछाई को हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं। ओके। पुणे में राहुल, शायद अगर आप कभी गए हो तो वहां पर एक मार्केट है। मैं उस मार्केट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो मार्केट बहुत फेमस है। ओके। और बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां पर आज भी तुल्पा का साया है, ऐसा लोग कहते हैं। एक किस्से के जरिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ओके। सुशील नाम का एक इंसान था जो पुणे नया नया शिफ्ट हुआ था। वो उसी मार्केट में जाता है और उसकी गाड़ी एक जगह खराब हो जाती है। ये एक रियल स्टोरी है, मार्केट के बीचों बीच, और ये इस समय पुणे के हर एक इंसान को पता है। ओके। वो गाड़ी रोकता है और सामने देखता है कि एक इंसान पैदल जा रहा है एक दूसरे इंसान के पीछे। एक इंसान पैदल जा रहा है, एक मतलब चेस कर रहा है किसी दूसरे इंसान को चेस कर रहा है, और ये कोई तीसरा इंसान जो सुशील था वो देख रहा है। ठीक है। द मोमेंट वो एक कदम आगे बढ़ाता है, वो जो दो इंसान थे दोनों की ट्रक से टक्कर हो जाती है और वो मर जाते हैं। और फिर इसके बाद जब ये इंसान घबरा कर उस तरफ जाता है तो वहां पर वो दोनों होते ही नहीं है। मतलब उसको ये हेलुसिनेट होता है। फिर वो अपनी गाड़ी की तरफ आता है, सुशील जो था, वापस से गाड़ी पे बैठता है और बहुत लोगों की तरफ देखता है, तो लोगों ने कुछ नोटिस नहीं किया उस एक्सीडेंट को। वो लोगों से पूछता है, यहाँ आपको एक्सीडेंट दिख रहा है? लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसको इतना गौर करने की जरूरत नहीं है। आपको सुन के थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है कि काफी ज्यादा ये पूरा शहर इन्वॉल्व है क्या उस चीज में? नहीं, पूरा शहर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उस पूरे शहर को ये पता है कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं, लेकिन आंखों से आज भी दिखते हैं। वो एक ऐसी जगह है, वहां पर आज भी अगर कोई नया इंसान जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि दो इंसान एक दूसरे के पीछे जा रहे हैं और उसके बाद उन लोगों की मौत हो रही है, और ऐसा वो हेलुसिनेट करता है हर बार। इस चक्कर में कई बार आम इंसानों के भी एक्सीडेंट हुए हैं वहां पे, लेकिन इसका राज बहुत टाइम तक कोई पता नहीं लगा पाया था। फिर वहां पर एक नए इंजीनियर आए जो उस रोड की व्यवस्था को देख रहे थे। तब जाकर उन्हें पता चला कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो सुपरनैचुरल है। तो होता ये था कि वो हर बार इंजीनियर थे, वो किसी नए इंसान को ले जाते थे, और जितनी बार अलग अलग इंसान जाते थे उन सब ने अलग अलग चेहरे बताए जिनके एक्सीडेंट हो रहे हैं ठीक सेम सिनेरियो में।
कि एक इंसान को चेस कर रहा है, चेस करते करते अचानक से एक ट्रक ने दोनों को टक्कर मार दी। लेकिन जितनी बार भी ये लोगों को बदल बदल के लाता, हर इंसान उस सामने वाले दो इंसानों का चेहरा अलग बताता। अगर कोई आत्मा होती राहुल, अगर कोई पीड़ित आत्मा होती, तो वो अपना चेहरा क्यों बदल के बार बार दिखाती? वो तो एक ही इंसान रहता, पता चल जाता कि हाँ यार इसकी मौत हुई है। जी बिल्कुल, राइट। तो इस इंसान ने करीबन 50 बार ऐसे अलग अलग लोगों को लाया और 50 के चेहरे अलग, यानी टोटल 100 चेहरे उनको अलग अलग मिल गए। और जितने चेहरों को भी वो बनाता, जितने चेहरों को भी वो आदमी जिसको साथ लाता वो उसे एक्सप्लेन करता, वो चेहरों को अंकित कर लेता, एक पेपर पे बना लेता वो स्केच आर्टिस्ट की मदद से, क्योंकि उसे पता लगाना था कि एक्चुअली में यहाँ पर हो क्या रहा है। ओके। अच्छा, जितने भी इंसानों को ये लाया है, नए इंसानों को, इन सब के साथ एक दिक्कत हुई है रात को। क्या दिक्कत? जब ये सोकर उठे हैं तो इनको ऐसा लग रहा था कि इन्हीं का एक रूप इनके सामने बैठा हुआ है और इनसे कह रहा है कि दोबारा से उस सड़क पर मत जाना वरना तुम्हारी मौत हो जाएगी। इन 50 लोगों के साथ सेम चीज? 50 लोगों के साथ सेम चीज हुई और 50 लोगों में से 10 की मौत हो गई। मौत भी अगर आप सुनेंगे तो बहुत अजीब तरीके से हुई। ये लोग सो रहे थे और इनकी मौत हुई है जैसे हम लोग टेक लगाकर बैठते हैं ना बेड पर। हाँ। वैसे ये टेक लगाकर बैठे हैं और उनकी आंखें खुली की खुली हैं आश्चर्य से। ऐसे मौत हुई है 10 की, सेम सिनेरियो में। ओके। इस पूरे प्रोसेस को 4-5 महीने हुए। जब इस आदमी ने, जो इंजीनियर था, जब इसने पूरी तहकीकात करी पुलिस वाले के साथ मिलकर, वो जो बाकी के 100 चेहरे आए थे सामने, तो राहुल ये पता चला कि ये 50 लोग, ये 100 लोग जो हैं इस रोड पर मर चुके हैं। क्या? एग्जैक्टली ये 100 लोग जो हैं करीबन नहीं तो पिछले 70 सालों के अंदर ये 100 लोग इसी रोड पर सेम सिनेरियो में मरे हैं। थोड़ा सा इसको मतलब समझने की मुझे लग रहा है कोशिश आप परेशान हो रहे हैं इसको सुन के। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक इंजीनियर आया, वो 50 लोगों को लेके आया और 50 लोगों को सेम चीज दिखाई दी। नहीं, 50 लोगों को अलग अलग 2-2 चेहरे दिखाई दिए। हर इंसान को 2-2 अलग अलग चेहरे दिखाई दिए। अच्छा, ओके ओके। जब उसने तहकीकात करी है तो उसको ये पता चला है जो अलग अलग चेहरे दिखाई दिए गए थे, जो 100 चेहरे अलग अलग दिखे थे, हाँ। तो पुलिस वाले के जरिए जब स्केचेस को सब जगह बांटा गया है तो ये पता चला कि वो सब लोग यहाँ मर चुके हैं, यहाँ मरने वाले, रोड पे, उसी सेम रोड पे, उसी सेम सिचुएशन में, उसी सेम ट्रक से। और फिर उसके बारे में और अच्छे से पता किया गया तो ये पता चला कि आज से करीब 75 से 80 साल पहले कोई तांत्रिक था। ओके। उस तांत्रिक का जो परिवार था वो उससे बहुत प्यार करता था, परिवार से वो बहुत प्यार करता था तांत्रिक। ओके। लेकिन क्योंकि वो इन सब डार्क आर्ट में ज्यादा इंटू हो गया था, इसलिए उसके परिवार ने उसे बेदखल कर दिया। तो उस तांत्रिक ने एक ऐसी विद्या चुनी, एक ऐसी चीज करी उस रोड पर। पहले वो रोड बनी नहीं थी 80 साल पहले, तो उस रोड पर उसने एक ऐसी क्रिया करी जिसमें कम से कम 7 से 8 आत्माओं को, 7 से 8 सुपर नेचुरल डीटीज जो होती हैं, उनकी पूजा करके एक घड़े के अंदर उसने स्थापित किया, एक काला घड़ा, और घड़े के अंदर स्थापित करके उस घड़े के मुंह को बांध दिया। ओके। और इस पूरी क्रिया को तुल्पा कहते हैं। इस पूरी क्रिया से जो एनर्जी बनती है उसे तुल्पा कहते हैं। और ये उन्हीं सुपर नेचुरल डीटीज की स्पिरिट्स होती हैं जो लोगों की आत्माओं को जकड़ लेती हैं अपने पास। इसका एक दायरा होता है राहुल, करीबन मान लीजिए 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, अपना एक दायरा सेट होता है इनका। तो उस तांत्रिक ने यही करा। उस तांत्रिक ने इस तरह से पूजा करी क्योंकि उसे अपने पूरे परिवार को खत्म करना था। उसने एक ट्रक वाले को पैसे दिए और उसके परिवार में इसके 2 भाई, इसकी माँ और इसका बाप था। इसने अपने दोनों भाइयों को ठीक वैसे ही मरवा दिया और अपने माँ बाप को इसने घर में जहर देकर मार दिया। सिर्फ इसलिए कि उसे निकाल दिया गया था? सिर्फ इसलिए कि बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी, बहुत हीन वर्ड्स बोले गए थे उसके लिए, ठीक है। और इसके दोनों भाई एक दूसरे को चेज कर रहे थे क्योंकि पहला भाई इसको मारने जा रहा था और दूसरा भाई रोक रहा था। और इसी चेजिंग में उस तांत्रिक ने इन दोनों को मरवा दिया उसी रोड पर जहां पर उसने वो तुल्पा की क्रिया करी थी, जहां पर उसने वो घट रखा था। ऐसा माना जाता है कि उस घट पे इन दोनों भाइयों का खून आ गया और तब से इन दोनों भाइयों की जो आत्माएं हैं वहां पर
पजेस करती हैं लोगों को अगर वो कभी भी कोई भी इंसान जहां पर भी वो घट स्थापित है उसके ऊपर से चला जाए ओके तो वो पजेस हो जाता है अपने आप। और वो तांत्रिक कहाँ गया, क्या हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। अच्छा, ये सब चीजों का पता इस इंजीनियर को एक बहुत सिद्ध पुरुष के जरिए पता चला। उसने सिद्ध पुरुष से पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है आखिर, जब उसे नेचुरली कुछ नहीं समझ में आया तो, ओके क्योंकि वो भी बहुत अच्छा बिलीवर था। तो उस सिद्ध पुरुष ने बोला कि 4 हाथ आपको गड्ढा करवाना पड़ेगा उस रोड पर, और तब Okay. आपको एक चीज दिखेगी। तो वो कहता है कि इसका प्रोसेस क्या है। वो जो बाबा हैं वो बताते हैं कि तुमको रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा, मतलब ऐसे 6 लाइंस का जो एक षटकोण बनता है, जैसे चतुर्भुज वर्ग, इस तरह से षटकोण बनाना पड़ेगा। और षटकोण के ऊपर उन्होंने एक यंत्र दिया। बोला कि ये यंत्र रख के तुम्हें ठीक दोपहर के 12 बजे इस यंत्र को तोड़ देना है, जब तुम्हारी परछाई ठीक तुम्हारे नीचे हो। और द मोमेंट आप तोड़ दोगे, वो परछाई तुमको पकड़ने की कोशिश करेंगी। वहां पर जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, तुम उनसे बचकर वहां की मिट्टी लेकर आ जाना। तो इस इंजीनियर ने वैसे ही किया। ये मिट्टी लेकर सीधा का सीधा पहुंच गया बाबा के पास। Okay. बाबा ने जब पूरा देखा तो उन्होंने बोला कि 4 हाथ गड्ढा खुदवाओ जहां पर वो यंत्र को तुमने तोड़ा है, और वहां पे तुम्हें कुछ मिलेगा। इंजीनियर ने कमिश्नर साहब से परमिशन लेके, जो भी अपना करा हो, उसने गड्ढा करवाया। गड्ढा करवाने पर उसे एक मटका दिखा, मटके का ऊपरी हिस्सा। अब उसको तोड़ तो वो सकता नहीं है, तो बाबा ने बोला था कि उस मटके पर पहले गंगा जल डालना, उसको निकालना, फिर घासलेट की मदद से उसको जला देना ऑन द स्पॉट। तो द मोमेंट वो उसको निकाल रहा था, उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे उसका पैर पकड़ रहे हैं। और उसने बिना डरे हुए उस मटके को निकाला, घासलेट से आग लगाई। आग लगाने के बाद उसके सामने करीबन 100 आत्माएं खड़ी थी। आग लगाने के बाद जब आग लग गई है उसमें, तो उसके सामने उसने देखा 100 लोग खड़े हैं, 100 आत्माएं खड़ी हैं, जो सब उसके आगे हाथ जोड़े खड़ी हैं। क्योंकि इन आत्माओं को कभी भी मोक्ष नहीं मिल पाता अगर ये इसी तुल्पा के जरिए बंधी रहती। तो वो सारी आत्माएं हाथ जोड़कर खड़ी हैं और यही कह रही हैं कि शुक्रिया। फिर वहां पर उस इंजीनियर ने एक मंदिर बनवा दिया। लेकिन आज भी राहुल कहा जाता है कि हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार वो चीजें दिखती हैं। पता नहीं क्या है वहां पर। कोई पजेस नहीं होता पहले की तरह, अब कोई पजेस नहीं होता, लेकिन आज भी उनको 2 इंसान दिखते हैं जिनको एक ट्रक टक्कर मारकर चला जाता है। उस हेलुसिनेशन में इधर उधर एक्सीडेंट हो जाते हैं छोटे मोटे, लेकिन उतने बड़े हादसे नहीं होते हैं। तो ये कहानी थी एक परछाई को काबू करके कैसे एक शक्ति किसी को भी कंट्रोल करती है। तो आपके कहने का मतलब ये है अर्ज कि उन आत्माओं ने एक परछाई को अपने काबू में कर लिया, पजेस कर लिया। एग्जैक्टली। तुल्पा दरअसल इंसान नहीं कुछ करता है। तुल्पा एक क्रिया होती है जिसमें डीटीज, सुपरनैचुरल डीटीज, बड़ी बड़ी जो डीटीज होती हैं, उनको एक घट में स्थापित कर दिया जाता है। और घट में स्थापित करने के बाद उन आत्माओं को ये संदेश दिया जाता है या फिर एक वचन दिया जाता है कि तुम्हें सबकी परछाइयों को पकड़ना है, उनको पजेस करना है। लेकिन राहुल, इसके अलावा कई सारे ऐसे भी तरीके होते हैं, कई सारी ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जिसमें इंसान की परछाई किसी के वश में हो जाती है। आपने इंसानों का वशीकरण सुना होगा, लेकिन क्या कभी परछाई का वशीकरण आपने सुना है? परछाई का वशीकरण हो सकता है। पहली बात तो इसी के ऊपर एक सवाल है अर्शामीन, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हमारी जो परछाई है, ठीक है जी, परछाई भी अपने आप में एक एंटिटी है। लाइक फॉर एग्जांपल, जब आपने डायमेंशंस की हम लोग जब बात कर रहे थे, तो आपने कहा था जो हमारा रिफ्लेक्शन है, जो आईने में आता है, वो भी अपने आप में एक दुनिया है, वो अपने आप में एक एंटिटी है, एक आयाम है अपने आप में। तो सिमिलरली क्या परछाइयों की भी एक अलग दुनिया, एक अलग आयाम है? नहीं, परछाई एक अर्ध आयाम होते हैं, मतलब वो पूरे आयाम नहीं होते हैं। परछाइयों के उस पार आयाम जरूर हो सकता है, लेकिन परछाई अपना एक आयाम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जो अपनी साधना पूरी करने के लिए किसी और की परछाई को अपने पास बुलाते हैं और शक्ति को भ्रमित करते हैं कि वो साधक ही हैं। चलिए मैं आपको एक केस बताता हूं, एक छोटा सा। एक साधक थे जिन्हें बहुत ज्यादा ललक थी साधना करने की, प्रैक्टिशनर थे, और उनको किसी भी तरीके से कोई भी साधना करनी थी। तो वो जितनी भी साधनाएं करते थे उसमें हमेशा फेल हो जाते थे, मतलब वो साधना उनसे हो ही नहीं पाती थी, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती थी। फिर उनको किसी ने बताया कि तुम अगर किसी की परछाई को अपने अधीन कर लोगे तो आधा काम परछाई करेगी और आधा काम तुम करोगे। उसके बाद इन्होंने
परछाई की जो सिद्धि थी, छाया सिद्धि बोलते हैं उसको, इन्होंने वो करना शुरू करा। वो करने के बाद राहुल, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये किसी भी इंसान की छाया को अगर पकड़ लेते थे तो इंसान मूव नहीं कर पाता था। आपने स्लीप पैरालिसिस के बारे में तो बहुत सुना होगा, राइट? जी अक्सर, यस। ठीक वैसी ही कंडीशन हो जाती है जब आपके स्पिरिट पर कोई काबू पा लेता है। मतलब ये परछाइयों के जरिए इंसान की आत्मा को काबू कर लेते थे। इनके साथ ये था। ये मैंने तब देखा जब एक केस के दौरान मैं कुछ कर नहीं पा रहा था। तब मैंने इनसे बोला कि अगर ये कुछ कर पाए तो। ये सीधा गए और बोले कि इस इंसान को धूप में खड़ा करो। इन्होंने एक उस इंसान को, जो पीड़ित इंसान था, उसको धूप में खड़ा करा। वो इंसान जब इनको मारने आ रहा था तो इन्होंने बस उसकी परछाई पर पैर रख दिया। मतलब कुछ इस तरह से खड़ा किया था कि उनकी जो परछाई है वो उनके पास तक आ जाए, थोड़ा स्फेरिकल व्यू में। और इन्होंने जैसे ही परछाई के सर पर पैर रखा है, वो इंसान ने अपने हेड को नीचे कर लिया है तुरंत। ओके। और द मोमेंट उन्होंने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा है ऐसे बैठकर, जी, वो इंसान वहीं का वहीं स्तंभ हो गया है, वहीं का वहीं खड़ा हो गया है। वो हिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने ऐसा भी एक साधक देखा है जो परछाइयों के दम पर लोगों को हील करता है या फिर खुद के लिए उसको उपयोग करता है। आज भी ऐसे साधक, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं राहुल। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बातचीत करी है जी, ज्यादातर के चीजें ऐसी हैं जो कि सनातन के कल्चर से Belong आती करते हैं, हैं। बिलोंग करती हैं, आती हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो कुछ एंटिटीज ऐसी हैं जो कि इस्लामिक वर्ल्ड से आती हैं, ओके, हम लोगों ने शायद इससे पहले जिन के ऊपर डिस्कशन किया है, बिल्कुल। तो क्या ऐसी कोई एंटिटीज हैं जो कि इस्लामिक वर्ल्ड से आती हैं, जिनका मेंशन इस्लामिक लिटरेचर में हो और जिसके इलाज के लिए भी शायद आपको कुरान और आयतों वगैरह का इस्तेमाल करना पड़े? सो आर यू अवेयर ऑफ सच एंटिटीज? शायद आप ये भी पूछना चाह रहे हैं कि क्या उनकी भी कोई साधना करता है? एग्जैक्टली, क्या उनकी भी कोई साधना करता है? मैं दो ऐसी चीजों के बारे में जानता हूँ राहुल, जो बहुत ज्यादा खतरनाक हैं और उनकी साधना करने वाले उससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। और वो दो एंटिटीज हैं, खबीज जिन और परियां। अर्श, हर कल्चर में, हर रिलीजन में कैरेट एंड स्टिक करके एक फिनोमेना होता है, पाप पुण्य का। ओके। तो आपको पाप करने के लिए, पर डराने के लिए कुछ एंटिटीज होती हैं। अगर आप सही करना चाहते हैं, सही करते हैं, तो उसके लिए एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म होता है। लाइक फॉर एग्जांपल इस्लाम में खबीस और परियों का कॉन्सेप्ट है। ठीक है कि भाई अगर आप खबीस हैं, जो आप अगर गलत करते हो, गलत सोचते हो, तो खबीस आप पर आके चढ़ जाता है। जिन हो गए, खबीस हो गए। एंड सिमिलरली अगर आप अच्छा करते हो, अच्छा करना चाहते हैं, तो परियां आके आपकी मदद करती हैं। जी। तो पहले तो थोड़ा इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जो खबीस और जो परियों का कॉन्सेप्ट है, खबीस सबसे पहले होता क्या है, परियां क्या होती है, इसके बारे में अगर थोड़ा बात कर सकें तो। देखिए, खबीज जिन्नों की एक प्रजाति होती है। ये ग्रुप में रहते हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह पता है कि खबीज या फिर जिन्नों को अलग अलग तरीके से लोग सिद्ध भी करते हैं। सिर्फ इनको ही नहीं, परियों को भी, अप्सराओं को भी सिद्ध किया जाता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इवन इन इस्लामिक ट्रेडिशंस सिद्धियों का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे भी आप खबीज और परियों को सिद्ध कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कई सारे ऐसे लोगों को देखा है। मेरे खुद के जो गुरु रहे थे, जो इस्लामिक इन चीजों के गुरु रहे, जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्होंने मुझे बताया कि रूहानी अम्ल होते हैं, सिफली अम्ल होते हैं। लेकिन जो एक आम जनता की मालूमात है अर्श इस चीजों को लेके, आई थिंक इस्लाम में इन चीजों को हराम बताया गया है। बिल्कुल, लेकिन वही है ना कि अच्छाई है तो बुराई भी है, और अगर जिन्नात हैं, बुरे जिन हैं तो अच्छे भी जिन हैं, और इसी तरीके से कहा गया है कि परियां भी हैं। और एक इंसान को मैं जानता था राहुल, उसके पास जिन कैद थे, वो शीशी में जिन्नों को कैद कर लेता था। ओके। हर जिन से कुछ ना कुछ काम करवाता, और काम जैसे ही हो जाता उस जिन को कहीं ऐसी जगह छोड़ देता कि वो कभी वापस आ ही नहीं पाता, या उसे कोई ऐसा काम दे देता कि कभी वो काम खत्म ही नहीं होता।
जैसे कोई छन्नी है उससे पानी को छानो, तो कोई भी ऐसा काम दे देता कि वो कभी खत्म ही ना होता। तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनके पास ये दोनों सिद्ध हैं, जिन और परियां। उस इंसान से मिलने के बाद मुझे पता चला कि असल में इन दोनों का कितना बड़ा महत्व है इसके अंदर, और कितनी सारी चीजें लोग इन दोनों चीजों के जरिए करते हैं। अगर आप थोड़ा सा कोई रियल लाइफ केस एग्जांपल देके बताना चाहें। राहुल, किसी का बुरा करना, किसी को जान से मार देना, किसी बदसूरत इंसान को इतना सुंदर बना देना कि आपकी समझ के एकदम परे हो। जिन्नात और परियों के पास ये ताकतें होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी के पास जिन और परियां दोनों ही सिद्ध हैं, या फिर उसने उन पर अमल करके या फिर किसी दुआ को, किसी आयत को पढ़कर इनको बुला लिया है अपने पास और अपने वश में कर लिया है जी, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। मेरे सामने का एक केस था जहां पर हॉस्पिटल में एक अंकल एडमिट थे, और मैं जिनको देखने आया हुआ था वो एक आंटी थी, और उन्हीं के बगल वाले बेड में वो अंकल थे। वो क्या करते थे, उनका शरीर ठीक से काम भी नहीं करता था, क्योंकि जब मैं जाता था देखने वो एकदम ऐसे ही लेटे रहते थे। लेकिन रात को उठ के वो अपने ही बेड पर जैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही वो दोनों घुटने पर बैठ जाते और कुछ कुछ बोलने लगते। ये बोलने के बाद वो अचानक से लेट जाते और अपने ही सर पर धीरे धीरे हाथ फेरने लगते। आपने देखा तो उनको ये सब करते? ये मैं एक रात जिस दिन रुका उस दिन मैंने ये सब कुछ देखा। वो आंटी बता रही थी लेकिन मैं मान नहीं रहा था। उस रात जब मैं रुक के ये सब देख रहा था राहुल, मैंने नोटिस किया कि जितने भी मरीज हैं वो सब सो रहे हैं। एक ऐसा समय जहां पर सब सो रहे होते हैं। मैं बाहर गया था, मैं उस समय आया था आंटी को देखने के लिए। ओके। और जैसे ही उन्होंने मुझे देखा है वो लगातार मुझे एक टक देखते रहे और अपना हाथ जैसे किसी को नोचने के लिए बनाते हैं बेड पर रगड़ने लगे, जैसे वो मुझे मार डालेंगे। थोड़ी देर तक मुझे देखते रहे और इसके बाद अचानक से वो सो गए। सुबह जब उठे तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल क्या है, आप ठीक हो? जितनी देर में मैं ये पूछता राहुल, उनके घर वालों में से कोई इंसान आया और वो कहते हैं कि मुबारक हो, आप अब ठीक हो गए हैं। मैं समझ नहीं पाया कि चल क्या रहा है। जब मैं पीछे मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि एक बहुत बहुत खूबसूरत सी कोई लेडी है जिसकी आंखें मतलब इतनी प्यारी हैं कि मैं नजर नहीं हटा पा रहा था। वो आते ही कहती है कि मुबारक हो, आप ठीक हो गए हैं, अब आप चल सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि ये तो डॉक्टर भी नहीं है पर ये ऐसी बातें कर क्यों रही है। मैं अंकल और आंटी दोनों को छोड़कर मैं सीधा इनसे पूछने लगा कि आप कौन हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम नाज है। मैं सुन के मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, आई डोंट नो व्हाई। और इतनी भीनी सी खुशबू आ रही थी, इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही थी उनके पास से कि मैं बयां नहीं कर सकता। खैर इसके बाद वो डॉक्टर आए पीछे से और उन्होंने कहा कि आपकी हालत एकदम ठीक लग रही है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन मेरी नजर में वो अंकल हिल नहीं पा रहे थे। द मोमेंट मैं पलटा हूँ, अंकल उठ के खड़े हो गए और वहां से जाने लगे। पता नहीं क्या हुआ, जाते जाते उस जो लड़की थी, जो नाज थी, उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और थोड़ा सा स्माइल किया। मुझे नहीं समझ में आया कि क्यों। वो स्माइल बहुत खतरनाक थी, बहुत अजीब सी स्माइल थी। मैं पीछे पीछे जाने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि वो जो अंकल हैं वो कार के अंदर बैठते हैं और वो लड़की कार ड्राइव कर रही होती है। कार के अंदर बैठते ही राहुल, अब ये मेरा भ्रम कह लो या एक सच्चाई कह लो, उन अंकल की शक्ल बिल्कुल जवान हो गई। एग्जैक्टली, मतलब ये शायद मेरा भ्रम रहा होगा, शायद से भ्रम रहा होगा। मैंने उस कार का नंबर नोट किया और हॉस्पिटल से कुछ डिटेल निकलवाई। उस हॉस्पिटल में एक दो डॉक्टर थे जो मेरे जान पहचान के थे। मैं इस नंबर पर गया क्योंकि ये जवान चेहरा मुझे अचानक से कैसे दिख सकता है, और वो एक लड़की का ऐसा चेहरा जो मैं अभी तक भूल नहीं पा रहा था। इसके बाद मैं उस घर में गया तो एक बड़ा सा बंगला टाइप का था। तो मैं उस घर पे खटखटाता हूँ तो एक इंसान बाहर आता है और वो कहता है कि बताइए आपको किससे मिलना। मैंने उससे कहा कि यहाँ पर कोई नाज रहती है। जब उसने गेट खोला था राहुल तो बहुत गंदी बदबू आ रही थी, ऐसे जैसे हजारों सालों से घर बंद पड़ा हो। और द मोमेंट मैंने नाज के बारे में पूछा है वो आदमी खुश हो गया। उसने कहा कि रहती थी पर अब नहीं रहती, वो अपने शौहर के साथ यहाँ से चली गई है। तो मैंने कहा कि क्या कोई अंकल थे उनके, पापा या फिर कोई भी फादर इन लॉ रहे होंगे? तो कहते नहीं, उनके शौहर का एक्सीडेंट हुआ था, वो हिल नहीं पा रहे थे और वो हॉस्पिटल के अंदर थे। मैंने जब हॉस्पिटल का नाम पूछा तो ये वही सेम हॉस्पिटल था, सेम बेड था जहां पर उन अंकल को मैंने देखा। मुझे अपनी आंखों पर बिलीव हो नहीं रहा था। मैंने घर में भी फोन किया कि
शायद मम्मी गई हो साथ में, उन्होंने देखा। उन्होंने कहा नहीं वो अंकल ही थे। आसपास के लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ही इंसान रहता है जो अभी अंदर ही है। ऐसा कहा जाता है कि एक जिन और एक परी उसे कंट्रोल करते हैं। ये किसने बताया आपको? ये बाहर के कुछ लोगों ने बताया। ओके। जो कि अगेन मेरे बिलीव के बाहर था। जिसने दरवाजा खोला था वो कौन था? वो एक आम इंसान लग रहा था मुझे फिलहाल तो। ये वो अंकल नहीं थे जो आपने, नहीं, ये वो कोई आपने उसमें देखा से था? उन दोनों में से कोई नहीं था। उसके बाद शाम हुई, रात हुई। रात को मैंने देखा कि उनके घर के बाहर कोई कब्र खोद रहा है। मतलब बड़ा सा घर था, कॉटेज टाइप का था और एरिया थोड़ा सा और था, फिर जाली वाली लगी हुई थी। बट मैंने फेंस से देखा तो वहां पे मैंने देखा कि कोई कब्र खोद रहा है। ओके। कब्र खोदने के बाद राहुल वही लड़की नाज उस खुदाई के अंदर से निकलती है, एकदम वाइट कपड़ा पहन के। और जो खुदाई कर रहा था वो आदमी कोई और था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आदमी कौन है। दूर से था तो मैं देख नहीं पाया, पर उस लड़की को मैं समझ गया। और राहुल इतनी दूर से भी वो इतनी क्लियर नजर आ रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। इसके बाद एक आदमी और आता है। वो लड़की तो बाहर आती है अंदर से। एक आदमी और आता है जिसका पूरा शरीर लाल था एक तरीके से। शायद उसने लाल कलर का कुछ पोत रखा हो शरीर में। ओके। और ये आने के बाद जिसने गड्ढा खोदा था, ये आदमी जो दूसरा लाल वाला आदमी है, ये आता है और अपने हाथ को इस आदमी के सर पर रखता है जिसने गड्ढा खोदा था। ओके। और ये इंसान दोनों के सामने सर झुकाता है, उस लड़की के सामने और इस लाल वाले इंसान के सामने, और अपने आप उस खोदे हुए गड्ढे के अंदर चला जाता है और खुद से ही मिट्टी डालने लगता है अपने ऊपर। ये आपने सब अपने ये मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है राहुल। ये मेरी मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ये हो भी रहा है। आपने रोकने की कोशिश करी या कुछ? जी नहीं, बिल्कुल, क्योंकि फेंस था और मैं चिल्ला भी नहीं सकता था क्योंकि किसी और का घर था और वहाँ क्या हो रहा है उससे शायद मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए था। ये होने के बाद वो आदमी अंदर चला गया और नाज और उस लाल वाले इंसान ने उस आदमी को पूरी तरीके से कब्र के अंदर ढक दिया। ओके। मतलब मिट्टी से ढक दिया। और इसके बाद ये दोनों जानमाज बिछा दिए उस कब्र के ऊपर, उसी के ऊपर, और ये दोनों बैठ गए। बैठने के बाद जो लाल वाला इंसान था वो जोर जोर से हंसने लगा और जो नाज थी वो रोने लगी। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या प्रोसीजर चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा लगा है कि मुझे किसी ने पीछे से खींचा है क्योंकि मैं फेंस पे चढ़ के ये सब देख रहा था। ओके। बार बार जब पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था, नॉर्मल सी चीज हो रही थी मेरे साथ। पर ये पूरा प्रोसीजर जब मैंने अपनी आंखों से देखा है, द मोमेंट मैं पीछे मुड़ा हूँ, मेरे सामने 3 बिल्लियां मरी हुई थी। ओके। फेंस के बाहर? हाँ, मतलब मैं चढ़ के देख रहा था, मैं पीछे मुड़ा हूँ, मैं उतरा हूँ, वहां पर 3 बिल्लियों की डेथ हो गई थी। 3 बिल्लियां मरी हुई मिली मुझे। मैं थोड़ी देर तो राहुल ये प्रोसेस ही नहीं कर पाया कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। उन बिल्लियों से जैसे तैसे बच के मैं अलग हटा तो मैंने देखा बिल्लियों के पैर नहीं है, उनका सिर्फ जो धड़ होता है वो है वहां पे। उनके पांव काट दिए गए थे? शायद किसी ने काट दिए हो। मैं वहां से घर की तरफ जाने लगा तो मैंने देखा कि एक लेडी, ये कोई और थी, एक लेडी है जो फेंस पर बैठी हुई है। ओके। और वो बिल्ली खा रही है मेरी आंखों के सामने। और वो लेडी बहुत खूबसूरत है। वो भी बहुत खूबसूरत है? बहुत खूबसूरत है। हालांकि ये पीछे वाली फेंस पे नहीं, ये जिस रास्ते पर मैं जा रहा था फेंस काफी लंबी थी जी। ये मेरी आगे वाली फेंस पर बैठी थी और वो कुछ बोल रही थी जिसको मैं इग्नोर कर रहा था। मैं वहां से सीधे निकल गया बिना कुछ बोले। वो आपको देख रही थी? वो देख रही थी खाते खाते। बिल्ली खा रही थी, बहुत गंदी बदबू आ रही थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन फिर भी मुझे इग्नोर करना था क्योंकि उस रात अगर मैं रुक जाता तो शायद मैं बचता नहीं। थोड़ी देर और आगे जाने पर मुझे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। ओके। जो मुझसे कहता है कि उसका, आपने देखा होगा मजदूर कुछ बाहर होते हैं जो खाना वाना बनाते हैं। उस बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा कि बेटा ये गैस जला दोगे, वो जो पंपिंग वाला जो स्टोव आता है। मैंने कहा मैं जला दूंगा। मैंने थोड़ा सा रुक कर, क्योंकि काफी 3-4 किलोमीटर में आगे निकल आया था, मैंने उसका स्टोव जलाया है। उसने एक बड़ा सा पतीला उस पर रखा है। ओके। और ढका हुआ था वो पतीला। द मोमेंट मैं पीछे मुड़ा हूँ वो पतीला हल्का सा हटा है और मुझे उसमें बिल्ली दिखी है पतीले के अंदर। बिल्कुल।
बिना वो पाँव भी उबलती हुई। और ये बहुत ज्यादा खतरनाक था मेरे लिए, सोचना भी बहुत खतरनाक था। मैंने बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकलने की कोशिश करी और उस बूढ़े ने कई बार आवाज लगाई कि रुक जाओ, खा कर जाओ। मैं नहीं रुका। थोड़ा और आगे चलने पर मुझे 2 लेडी दिखती हैं। ये करीब रात का वक्त होगा, 10:30 के आसपास का, ज्यादा वक्त नहीं हो रहा था उस समय। और वो 2 लेडी आपस में कुछ बात कर रही थी जिसको मैं सुनना चाह नहीं रहा था। मैं जब उनके पास से गुजरा हूं तो मुझे ये अजीब सा लगा है कि उन दोनों ने मेरी तरफ देखा है। मैं आगे चलता जा रहा हूं और ये दोनों मेरे साथ उतनी ही स्पीड से चल रही हैं। द मोमेंट मैं रुका हूं ये वहीं पर रुक गई। द मोमेंट मैं चलने लगता हूं ये मेरे साथ साथ चलने लगती है। मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने सोचा कि अब मैं पीछे मुड़कर देख ही लेता हूं, जो होगा देखा जाएगा। मैं जैसे ही पीछे मुड़ता हूं ये दोनों लेडी नहीं है वहां पे। इन दोनों लेडी की जगह वहां पर 2 बिल्लियां थी। अगेन बिना पाँव के। अगेन बिना पाँव के मरी हुई बिल्लियां। मैं अभी भी कुछ प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मैंने बस आयतल कुर्सी पढ़ी, 4 कुल पढ़े और वहां से निकलना शुरू कर दिया। जैसा मैंने बताया कि एक बहुत सेफ प्रोसीजर होता है, कोई भी इंसान कर सकता है इसको। ये करके मैं वहां से निकलने लगा। अपने घर आने के बाद मैं बहुत बार ये सोचने लगा कि आखिर वो नाज कौन थी, वहां पर उन दोनों का जा नमाज पे बैठना और ये सब क्या था। जी। शायद अपनी टेबल पर ही, चेयर टेबल पर ही जहां पर मैं बैठा था वहीं पर मैं बैठा बैठा सो गया हूँगा। राहुल, सुबह के 4 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट 4 बजे। मेरा हाथ, मुझे ऐसा लगा है कि मैंने किसी पर अपना हाथ रखा है और वो चीज बहुत गर्म है। ओके। जब आंखें खुली हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं था। वो नॉर्मल सा मेरा एक बॉक्स था, पेंसिल बॉक्स था। मैं उठा, मुझे लगा कि यार अब 4 बज गए हैं, चलो चाय वाय बनाते हैं चल के। द मोमेंट मैं वापस आ रहा हूँ, मतलब किचन की तरफ जा रहा हूँ, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी लाश के ऊपर चल रहा हूँ। ये आप अपने घर की बात बता रहे हैं? जहां पर मैं रहता था वहां पे। ओके। ये मुझे ऐसा फील होने लगा। यार ये क्या चल रहा था मैं समझ में नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था कि ये हो क्या रहा है। क्या आप एक लाश के ऊपर चल रहे हैं? मुझे ऐसा लगा, और ऐसी लाश जो सालों से बहुत गल गई हो। मतलब बदबू भी आ रही उससे? महक तो एग्जैक्ट नहीं आ रही थी। किचन में घुसने के बाद मुझे खुशबू बहुत तेज आने लगी, किसी बहुत प्यारी सी चीज की। तो दोनों ही एक्सपीरियंस हो रहे थे मुझे, खराब भी और अच्छा भी। चाय वाय बनाई मैंने। जब मैं वापस आया हूं तो मैंने देखा है मेरी टेबल पर एक बिल्ली बैठी हुई है, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर बिल्कुल खामोशी थी और वो उसी गेट की तरफ देख रही थी जो गेट किचन का था, जहां से मैं निकल रहा था। मैंने राहुल उसको कई बार भगाने की कोशिश करी है, वो नहीं भागी है वहां से। इसके बाद जब मैंने उसे इग्नोर कर दिया है 1 सेकंड के लिए, और जैसे ही मैं पलटा हूं वो बिल्ली वहां नहीं थी। और घर में किसी भी तरह के जानवर अलाउड ही नहीं थे, आ ही नहीं सकते थे। वो रात जैसे तैसे निकली है। जब पहली नमाज हुई है सुबह की, तो मैंने देखा है कि खिड़की से वो मस्जिद दिखती थी, तो मैंने देखा कि वहां पर एक लेडी खड़ी हुई है, वही नाज। ओके। और उसने मेरी तरफ देखकर सलाम किया है। क्या अभी भी वो एकदम वेट तरीके से मुस्कुरा रही थी आपको देख के? वही तरीका था, बस उसने मुझसे सलाम किया। और सलाम करने के बाद जैसे ही मैं पीछे पलटा हूं तो एक आईना था मेरे घर पे। जी। उस आईने में मुझे वही वो लाल इंसान दिखा है, वो पूरा लाल, शक्ल से बहुत ही खराब, बहुत ही अजीब सा लग रहा था। मैं बिल्कुल प्रोसेस नहीं कर पा रहा था कि असल में मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं अपने जान पहचान के एक बहुत बड़े हाफिज जी से मिला। उनको मैंने ये सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि अब जब भी कभी तुम्हें दोबारा वो नाज दिखे या फिर वो आदमी दिखे तो तुम उससे सलाम कर देना। मैंने कहा ठीक है। रात को फिर से मैं उसके घर के पास से निकलने लगा तो इस बार मुझे ऊपर वही औरत बैठी हुई दिखी, नाज। लेकिन वो बिल्ली नहीं खा रही थी, वो कुछ नहीं कर रही थी, वो चुपचाप से बैठी थी। और मैंने उससे सीधा कहा अस्सलाम वालेकुम, ऐसा करके मैंने उसको बोला। उसका रिप्लाई आया? द मोमेंट मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम बोला है, उसने बहुत जोर से चिल्लाया है, पता नहीं किस टोन में, जैसे उसको किसी ने मार दिया हो। और जैसे बाल खींच लेते हैं ना किसी का, जी, वो पीछे हो गई, मतलब वो फेंस के अंदर चली गई है। अब मैं फेंस पे चढ़ नहीं पा रहा हूँ राहुल, इतना कि मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं उस पर चढ़ पाऊं। और ये होने के बाद जब मैं वापस जा रहा हूं तो वापस से वही बुढ़ा अपने हाथ में पतीला लेकर मेरे सामने खड़ा है और वो बोल रहा है कि ये चीज तुम्हें खानी पड़ेगी। मतलब जो बिल्लियों का मांस था? बिल्कुल। और उसके बगल में वो 2 औरतें भी खड़ी हैं और वो ये कह रही हैं कि इसको खा लो, इसको खाने से कुछ नहीं होगा। मेरे सामने वो उस बिल्ली को खाकर दिखा रही हैं और मैं अपनी जगह पर खड़ा हूँ राहुल, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है अपनी जगह से। खैर मैंने किसी तरीके से हिम्मत जुटाई और वहां से निकल गया। अगले दिन
मैंने उन हाफिज जी को सारी बात बताई। उन्होंने मुझे एक ताबीज दी और बोला कि ये उस घर पे डाल देना सुबह। ओके। मैंने डाल दिया और बोले कि इसके बाद तुम उस घर के अंदर जा सकते हो। हालांकि अब मेरी हिम्मत नहीं थी राहुल, तो मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया जो काफी जानकार था इन सब चीजों का। मैं उसके साथ उस घर में चला गया। राहुल, उस घर में जाने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि जैसे ही मैं कूदा हूं, मैं किसी सॉलिड पत्थर पर कूदा हूं, जबकि वहां पे तो मिट्टी थी। खैर थोड़ा और आगे गया, कमरे के पास तक गया, कॉटेज के अंदर जहाँ पे कॉटेज बना हुआ था। पहले तो मैं उस कब्र वाली जगह को देख रहा था, वो अभी भी ताजी थी, उस पर कोई फूल वूल चढ़े हुए थे। मैं आगे गया, गेट खटखटाने लगा, लेकिन इस बार कोई नहीं आया। ओके। इस बार अंदर से एक सवाल आ रहा था, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, बार बार उधर से कोई बोल रहा था। जी। मेरा दोस्त रिप्लाई देता, मैंने उसको मना कर दिया, पर 2 मिनट बीते होंगे, मेरे दोस्त के मुंह से निकल गया कि वालेकुम अस्सलाम। और जैसे ही ये हुआ है राहुल, जो मेरा दोस्त था वो मेरे साथ बाहर लॉन में आया है और अपने हाथ से मिट्टी को खोदने लगा है। कब्र की मिट्टी को? पता नहीं, वो कुछ अलग से मिट्टी थी, वो उसको खोदने लगा है, जमीन को खोदने लगा है। इतना कि उसके हाथ पूरी तरीके से लाल हो गए थे। खोदते खोदते आई गेस उसके हाथ से खून निकलने लगा था। और खोदने के बाद वो ये कह रहा था कि मुझे इसके अंदर जाना है, जब मैं चला जाऊं तो मेरी कब्र पर बैठकर नमाज पढ़ लेना। आपका दोस्त मुस्लिम था? वो मुस्लिम था और बार बार यही कह रहा था। जब मैंने उसको बहुत देर से उसकी ताबीजों को उसको दिया है, वो नॉर्मल हुआ है और वो कह रहा है कि भाई यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर कम से कम 40 से 50 जिन और परियां हैं। मैं मान ही नहीं रहा था इस बात को। और राहुल, आप विश्वास मानिए, जब उसने ये बात बोली है और मैं पीछे मुड़ने के लिए जैसे ही चलने वाला था, मैं और ये, मैंने देखा है सारी फेंस पर, चारों तरफ फेंस पर औरतें बैठी हुई हैं, लेडी बैठी हुई हैं और सब के ऊपर, फेंस के ऊपर। अब इसे आप मेरा भ्रम कह लें, इसे आप सच्चाई कह लें, मैं उस नजारे को नहीं भूल सकता कि सबके हाथ में बिल्लियां थी, सब लोग कुछ ना कुछ खा रहे थे और सबके चेहरे बहुत खूबसूरत थे। और उसमें से एक नाज भी थी, वो यही कह रही थी कि यहाँ से निकल जाओ, दोबारा मत आना यहाँ पर। अगर तुम आओगे तो तुम मर जाओगे और तुम्हें भी हम में से एक बनना पड़ेगा। तब जाकर पता चला कि उस घर में बहुत पहले एक इंसान रहता था जिसने सूरह जिन तो पढ़ी, जिससे उसने जिन को काबू में किया, साथ ही साथ उसने अप्सराओं को भी काबू कर लिया। परियों को काबू करना उसका लक्ष्य नहीं था, वो चाहता था कि वो खुद भी एक जिन बन जाए। ओके। एक ऐसी इच्छा जो शायद कोई नहीं चाहेगा करना। वो खुद एक जिन बन गया और उसने एक परी से शादी कर ली, जो नाज थी उससे शादी कर ली इसने। और तब से इनका पूरा परिवार वहीं पर रहता है और ये कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक स्पेशल रात को लोगों को लाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जो मैंने अपनी आंखों से प्रोसीजर देखा था, शायद ये वही था, और उनको अपनी कौम में शामिल कर लेते हैं। ये एक्सपीरियंस था मेरा जिन्नों को और परियों को लेकर। क्या होगा अगर कहीं पर कोई भी अकस्मात मौत हो जाती है और मरने वाली आत्मा को ये खुद ना पता हो कि वो इस दुनिया में कब से नहीं है। अक्सर ऐसी आत्माओं को पैरानॉर्मल की दुनिया में मारवाह कहा जाता है। हर्ष, उत्तराखंड में मैंने एक बार कहीं सुना था कि एक किसी पुराने राजा का महल था और इस महल में अक्सर लोग कहते हैं कि पंखा झड़ने की आवाज आती थी। ओके। जहाँ पे वो राजा बैठा करता था, वहाँ पे उस गद्दी के पास एक पंखा था। कहते हैं कि वो पंखा अक्सर हिलता हुआ दिखाई देता था। तो लोगों का मानना ये था कि जो वहाँ पे राजा के सेवक जो पंखा झड़ते थे, कहते हैं यार कि उनकी जो आत्मा, उनकी जो स्पिरिट है, वो जोन से बाहर नहीं आ पाए। उनको लगता है कि अभी भी जिंदा है और अभी भी जो है वो राजा की सेवा कर रहा है, पंखा झड़ रहा है और पंखा चल रहा है। हाँ। पंखा चल रहा है। लोगों के समझाने के बावजूद वो कन्विंस नहीं होता है कि वो मर चुका है, उसको चले आना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि ऐसी जो आत्मा होती है जो अपनी शेड्यूल में फंस जाती है जी, उसको मारवा के नाम से जानते हैं। एक ऐसी एंटिटी जिसको शायद पता ही नहीं कि वो मर चुकी है। तो आप कुछ जानते हैं मारवा के बारे में? देखिए, हमारे सनातन धर्म में भी जैसा कहा गया है कि अलग अलग संप्रदाय हैं और शाक्त संप्रदाय के अंतर्गत, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 55 प्रकार के भूत हैं। ओके। उसमें से मारवा का नाम भी आता है। ये एक ऐसी ऊर्जाएं होती हैं, ये एक ऐसी ताकतें होती हैं, ऐसी आत्माएं होती हैं जिनको खुद को नहीं पता होता है कि वो मर गई हैं।
जैसे आपने बताया कि वो पंखा करने वाला जो सिनेरियो बताया था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो आम जिंदगी में, जैसे मान लीजिए कोई इंसान है, वो रास्ते से जा रहा है बहुत जरूरी काम से, और इसी बहाने रास्ते में जाते जाते उसकी अचानक से मौत हो जाती है। फिर क्या होता है कि वो इंसान वहां से उठता है, वो इंसान दवा लेता है, फिर वापस आता है, घर में दवा देता है, फिर कोई दवा लेता नहीं है क्योंकि वो आत्मा बन चुका है बेसिकली। तो इन आत्माओं को एक्चुअल में पता नहीं होता है। इनको जब ये रियलाइज होता है कि कोई इनसे बात नहीं कर रहा है, तब जाकर इनको समझ में आता है कि ये मर चुके हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर मारवा जो स्पिरिट होती हैं, जो नाम दिया गया है उनको, अगर वो अपनी ही लाश देख लेती हैं, जैसे मान लीजिए होता है ना कभी कभी लाश रख ली जाती है 1-2 दिन, अगर वो अपनी ही लाश देख लेती हैं तो उस मैयत में जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो उन सबको कहीं ना कहीं पजेस करती है या हॉन्ट करती है। ऐसी भी एक एंटिटी होती है। I'm just assuming कि जब शायद वो अपनी लाश को, खुद की लाश को देखते होंगे तो काफी नेगेटिव जोन में चले जाते होंगे ना, काफी बहुत ज्यादा। मैं एक केस बताना चाहूंगा इस मारवा एंटिटी को कि ये बहुत कॉमन एंटिटी है और बहुत कम लोग होते हैं जिसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, क्योंकि वो फिर किसी और चीज के चक्कर में लग जाते हैं कि शायद कुछ और है, शायद ये नहीं है। प्रेत बेसिकली आप मान के चलिए, जो ये मारवा प्रेत होते हैं, ये एक किस्म के प्रेत होते हैं जो अपने होने का एहसास आपको करा देते हैं। ओके। एक बार की बात है, एक सुमित नाम का एक लड़का था जिसको मैं जानता था। वो नॉर्मल 9 to 5 जॉब करता था जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, बट उसके अंदर ना पैसा कमाने की ललक बहुत थी। मतलब उसको कहीं ना कहीं से पैसा चाहिए था। अच्छा, वो कानपुर का नहीं था, वो कहीं और का था, बट कानपुर में आके रह रहा था। ऐसा था। कुछ महीने उसने कानपुर में बिताए, फिर उसने बाकी के महीने गुड़गांव में बिताए। ओके। तो जब ये गुड़गांव में था, कानपुर में ये मेरा दोस्त बन गया था, और जब ये गुड़गांव पहुंचा तो मैं इससे 1-2 दिन मिला, तो इसने बताया कि अर्श, मुझे पैसा बहुत कमाना है और ऐसा ऐसा ये प्लान है मेरे, ये चीजें करनी है। मैंने भी सोचा कि ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है, तुम आगे बढ़ रहे हो इन सब चीजों को लेकर। मुझे 4 दिन बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, मैंने इतना ही सुना कि उसकी डेथ हो गई राहुल। फिर उसके बाद उसके कमरे के आसपास जब भी हम गुजरते थे, मेरे दूसरे दोस्त का भी घर था वहां गुड़गांव में, तो ऐसा लगता था कि वहां पर वो खड़ा हुआ है। अब शायद ये मेरा वहम हो सकता है, लेकिन अगेन मैं जब अपने दोस्त के यहाँ था तो अचानक से गेट पर कोई नॉक करता है। मैं गेट पर जाता हूँ तो बाहर देखता हूँ कि एक आदमी खड़ा हुआ है जिसको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ, और वो मुझसे कह रहा है कि अर्श, मुझे ना पैसा बहुत कमाना है। गेट पे? वो गेट पर आदमी जो खड़ा था, ओके ओके, वो एक डिलीवरी बॉय था राहुल। उसको मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। उसने कहा, अर्श, मुझे पैसा बहुत कमाना है। मैंने कहा, सॉरी, आप कुछ कह रहे हो? तो उसने बोला कि आपका ऑर्डर। मुझे फिर से अजीब सा लगा कि यार अचानक से मुझे उसकी बात क्यों याद आ रही है। मुझे लग रहा था शायद मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं था राहुल। एक और लड़की थी, प्रिया नाम से। ओके। प्रिया से ये फ्रीक्वेंटली बात करता रहता होगा। प्रिया मुझसे मिली और उसने मुझसे कहा, वो जानती थी कि मैं इन सब में इंटू हूं, तो उसने मुझसे कहा कि उसे बार बार सुमित की स्पिरिट दिख रही है। सुमित का भूत है, वो दिख रहा है। मैंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, उसका अंतिम संस्कार हुआ है, वो टाइम से मरा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा कि वो बार बार मुझे दिखकर ये कह रहा है कि उसे बहुत सारा पैसा कमाना है और वो पैसा लाकर दे रहा है मुझे। राहुल, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उसके घर में करीब नहीं तो 30 से 40 हजार कैश पड़ा हुआ था। ये कहां से आ रहा था उसको खुद को नहीं पता। प्रिया के घर पे? प्रिया के घर पे। मैंने कहा, यार पहले मुझे एक बनावटी कहानी लगी, फिर मैं उस दिन प्रिया के घर रुका रात को देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। प्रिया के यहाँ क्या होता था कि रात को 1 बजे के आसपास हमेशा गेट पे कोई नॉक करता था। सीसीटीवी कैमरा लगा था राहुल, फिर भी गेट पे कोई नॉक करता था, और जब गेट खोलते थे तो नीचे 500 का एक नोट मिलता था। ओके। अब इतना अभी अमीर कोई नहीं कि वो 500 रुपए रख के जाए। डेली मिलता था उसको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ उसके पास इतने सारे पैसे हो गए थे। लेकिन अब मैंने अज्यूम करा, मैंने उसको बोला कि सुमित को मरे हुए शायद से 10-15 दिन हुए होंगे। अगर 10-15 दिन के हिसाब से देखें, 10-15 इंटू 500 करें तो भी 40-50 हजार होते ही नहीं है कहीं से। आप जोड़ के देखिए, नहीं होते। तब उसने राहुल जो मुझे बताया वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। ओके। उसने बोला कि सुमित को मरे हुए 3 महीने से ऊपर हो गया। ओके। और सुमित से 2 महीने पहले मैं मिला हूं। मैं एक्चुअल में मिला हूं राहुल उससे।
मुझे आज भी वो मेट्रो स्टेशन याद है गुड़गांव का, जहां पर मैं उससे मिला था और उसने मुझसे कहा था कि यार मुझे पैसा बहुत कमाना है। और शायद उसी दिन उसने ये बात मुझसे बोली थी कि उसे पैसा बहुत कमाना है, इसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े। आउट ऑफ नोवेयर उसने मुझे फोन करा और मैं आज भी इस बात को भूल नहीं पा रहा था कि वो मर चुका है। मैंने जब उससे पूछा कि वो कैसे मरा, क्या हुआ, उसने कहा कि इसको सैलरी मिली थी और ये मेरे पास सैलरी लेकर आ रहा था। ये बताने आ रहा था कि ये इसको सैलरी मिली है और ये अब और बड़ा आदमी बनेगा धीरे धीरे करके। ये प्रिया और सुमित क्या रिलेशनशिप में थे काइंड ऑफ। ओके। तो हुआ ये कि जब सुमित प्रिया के पास जा रहा था, प्रिया ने बताया कि उसका बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट होने के बाद करीबन 2 दिन बॉडी हॉस्पिटल में थी, क्योंकि इसके घर वालों का कोई भी नंबर नहीं मिला था। ओके। फिर जब प्रॉपर पूछा गया, जब उसके रूम पर आया गया, तब पता चला कि सुमित यहीं रहता था। और ऐसे तब और भी कांटेक्ट पता चले, उसके रूममेट ने बताया, फिर रूममेट ने प्रिया को बताया। तो इस तरह से पूरा हुआ। मुझे लगा कि शायद ये सुमित ही है जो ये काम कर रहा है। राहुल, जब सीसीटीवी फुटेज चेक करी तो मैंने देखा कि गेट की जो बेल है वो अपने आप बज रही है। पहली बार मैंने कोई सुपरनैचुरल पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैंने अपनी आंखों के सामने देखी जो अपने आप हो रही थी, जैसा हम फिल्मों में देखते हैं। मेरे लिए तो बहुत यूनिक था और बहुत इंटरेस्टिंग भी था इनफैक्ट कहीं ना कहीं। उसके बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना फिर अगर सुमित की आत्मा है एक बार उससे बात कर सकते हैं कि क्या हो क्या रहा है उसको। मैंने 2-3 तरीके आजमाए उससे बात करने के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किस किस्म के तरीके? एक नॉर्मल तरीके, जैसे मैं स्पिरिट से बात करता हूँ, जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारे गुरु ने सिखाया है उसके जरिए, पर कुछ हुआ नहीं राहुल। फिर मैं वहां से चला गया, मेरा ध्यान हट गया। करीब 1 महीना बीता होगा, मुझे ये न्यूज आती है कि प्रिया कोमा में चली गई है। प्रिया कोमा में चली गई? प्रिया कोमा में चली गई है। ओके। अब प्रिया कोमा में कैसे चली गई ये भी नहीं किसी को पता, क्योंकि वो एक रात सोई और उसके बाद वो उठी नहीं और अभी भी हॉस्पिटल में। राहुल, एक छोटा सा प्रोसेस होता है, मैं पूरा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, जहां पर अगर कोई कोमा में है तो उसके सपने में जाकर ये पता किया जा सकता है कि वो क्या हो रहा है उसको, वो दरअसल में कोमा में क्यों है। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब है, साइंस के परे है, पर ये सच है। इंसेप्शन के जैसा कुछ काइंड ऑफ, मतलब उस इंसान के हाथ को एक आयाम में रखना होता है, एक पानी में भिगोना पड़ता है और फिर ये प्रोसेस शुरू होता है। खैर, मैंने यही प्रोसेस किया वहां पर जाकर हॉस्पिटल में विद परमिशन सबके। ओके। मुझे ये पता चला राहुल कि इसकी स्पिरिट ने, सुमित की स्पिरिट ने, जो मरवाह बन चुकी थी पूरी तरीके से, उसने प्रिया के घर वालों को पजेस किया हुआ था अलग अलग तरह से। ओके। और पोजीशन बड़े खतरनाक थे, मतलब उनके पिता घर पे आ रहे हैं, प्रिया के पिता घर पे आ रहे हैं और उनके घर वालों को ही क्यों पजेस किया ये नहीं पता मुझे, इसका रीजन नहीं पता चला, लेकिन उनके घर वालों को पजेस किया ये पता चला। ओके। तो उनके पिता अचानक से रेल की पटरी के सामने खड़े हो गए और कट के मर गए। अच्छा, इस तरह से पोजीशन हुआ है उनके ऊपर कि वो हंसते हंसते खड़े हो रहे हैं। उनकी मम्मी हंसते हंसते अपनी नस काट रही है, लेकिन मरी नहीं, वो जिंदा है। ओके। तो इस तरह के पोजीशन हुआ। तो वहां पर कोई, उन्होंने तांत्रिक बुलाया प्रिया के घर में, जो उसका भाई था और बाकी चाची चाचा लोग थे जी। उन्होंने वो तांत्रिक बुलाया और उनसे पूछा कि क्या है। ओके। जब तांत्रिक को पता चला कि ये मारवा है, ये उसकी स्पिरिट है, सुमित की स्पिरिट है, तो उसने इसे कैद करने की कोशिश करी। यूजुअली मैंने आपको बताया है कि मुंजा को कोई कैद नहीं कर सकता है, ब्रह्म राक्षस को नहीं कर सकता है, पर जब इसको कैद करने की कोशिश करी गई तो ये स्पिरिट कैद तो हो गई, सुमित की आत्मा कैद हो गई उस तांत्रिक के पास में। ओके। लेकिन फिर पता चला कि जिस तांत्रिक के पास ये कैद हुई थी वो तांत्रिक काफी अच्छा तांत्रिक था, काफी नामी जामी तांत्रिक था वहां का। ओके। उस तांत्रिक की अगले दिन मौत हो गई है और उसने अपने ही चिमटे को, तांत्रिक लोगों के पास एक चिमटा होता है अगर आपने कभी देखा हो तो, उसने अपने ही चिमटे को अपने मुंह के अंदर डाल दिया था। ओ भाई साहब। ओके। और वो मर गया था। उसकी आंखें पूरी खुली थी, एकदम जैसे पत्थर की हो गई आंखें, ऐसा करके वो मर गया। तो इट इज बिलीव दैट उस तांत्रिक के कुछ और संगी साथी होंगे, उन्होंने बताया सुमित की आत्मा के आने के बाद, ये मरवाह को अपने पास कैद करने के बाद, ये रात में उसको मुक्त करने का सोचने लगा। इसने यज्ञ हवन वगैरह प्रॉपर करा। मुक्त करने के लिए जैसे ही उसने कोई प्रक्रिया करी होगी, वो एंटिटी, मतलब वो मरवाह जो सुमित था बंदा, उसकी एंटिटी ने ये जो तांत्रिक था इसकी सारी सिद्धियां खत्म कर दी।
ये मंत्रोच्चारण नहीं कर पा रहा था ठीक से, इसको मुद्रा बनाना नहीं आ रहा था, मतलब इसके सेंसेस चले गए थे पूरे पूरे। ऐसा कहा जाता है कि मारवाह जो स्पिरिट होती हैं, जो एंटिटी होती है जी, ये इतनी खतरनाक होती हैं, इतनी ज्यादा रिवेंजफुल होती है। जैसे आप एक जंगली जानवर को ले लें, आप अगर उसको काटना है तो वो काटेगा, फिर आप उसको पिंजड़े में बंद करेंगे तो पिंजड़ा काटेगा। सेम इसके साथ भी होता है। ये इतनी ज्यादा कन्विक्शन पावर होती है इनके अंदर कि इनको अगर पैसा कमाना है, जैसे सुमित की आत्मा को पैसा कमाना है तो वो पैसा कमाएगी, वो वहां से हटेगी नहीं। अगर उसको कोई हटाएगा तो वो अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। लेकिन अर्श, अगर मैं आपसे पूछूं तो रिवेंज किस चीज का, मतलब आपका खून नहीं हुआ, कोई गलत तरीके से आपकी नेचुरल डेथ हुई है, तो व्हाई आर यू सो वेंजफुल? कभी कभी इंसान की इच्छाएं इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं राहुल कि उसको ओवर पावर कर पाना या फिर ओवरकम कर पाना खुद आत्मा के बस में नहीं होता है। तो ये काफी पैशनेट किस्म का इंसान था सुमित। काफी पैशनेट होगा, और दूसरा ये कि शायद उसको इस चीज की इतनी ज्यादा अर्ज होगी कि उसकी आत्मा भी ये चीज भूल नहीं पा रही है, और शायद वो कभी मुक्त भी ना हो पाए जब तक वो बहुत बड़ा आदमी अपनी दुनिया में ना बन जाए। तो इस वजह से सुमित की आत्मा ने इतना ज्यादा रिवेंजफुल होकर उस तांत्रिक के साथ उसकी सारी सिद्धियों को खत्म कर दिया। यूनिवर्सल पावर इतनी ज्यादा जुड़ गई उस एंटिटी के साथ में कि वो तांत्रिक भी कुछ नहीं कर पाया, उसकी सारी सिद्धियां खत्म हो गई, और उसके बाद उस तांत्रिक की मौत हो गई। कहा जाता है, वहां के जो तांत्रिक के जो साथी थे उन्होंने बताया कि सुमित की आत्मा ने नहीं मारा, इनकी खुद की सिद्धि ने इनको मार डाला। इनकी खुद की सिद्धि ने, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पाया उसको। बट सिद्धि इन दिस इज हाउ, लाइक क्या वो भी साधना कर रहे थे तांत्रिक? अब तांत्रिकों के पास तो साधना होती है ना कोई तो सिद्धि होती है। अच्छा, ओके। तो उनकी खुद की सिद्धि ने उन्हें मार डाला। अच्छा, तो सुमित ने नहीं मारा था? सुमित ने नहीं मारा। वो इतनी ज्यादा रिवेंजफुल हो गई कि उस एंटिटी ने जो उसके पास सिद्धि थी, उसने भी गिव अप कर दिया कि नहीं, अब सुमित को कैद नहीं करना है। ओके, अच्छा, उसके पैशन को देखकर गिव अप कर दिया, एक तरीके से यूनिवर्सल पावर को देखकर गिव अप कर दिया, क्योंकि उससे सब डरते हैं। और फिर वो सिद्धि उसके पास से मुक्त हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास से वो सिद्धि मुक्त हो गई है और आपने कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं बनाया, तो सिद्धि सबसे पहले आपको मार डालेगी, उसके बाद ही वो आगे का काम करेगी। और फिर पता चला कि सुमित की आत्मा ने ये सारी चीजें करनी शुरू कर दी हैं। बार बार उसका जो रूममेट है उसको पैसे मिलना शुरू हो गए थे। ये सुमित ने जो प्रिया के फादर थी उनके साथ ऐसा क्यों किया? अब ये आज भी मेरे लिए एक रहस्य है कि उन्होंने प्रिया के घर वालों को ही क्यों चूज करा, और प्रिया आज भी कोमा में क्यों है। प्रिया आज भी कोमा में? वो कोमा में है, वो नहीं सही हो पाई है। वो क्यों है मुझे नहीं पता, और शायद वो चीजें कभी सामने आए ना। कुछ चीजें राहुल ऐसी होती हैं जिसको शायद एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है, और मारवाह ऐसी एक एंटिटी है जिसको शायद एक्सप्लेन कभी किया ही नहीं जा सकता। सोचिए, एक ऐसी ऊर्जा जो खुद साधक को साधक ना होने पर मजबूर कर दे, खुद साधक की सिद्धियां छीन ले, कितनी बड़ी बात है ये। अमीर, इस पर्टिकुलर एंटिटी के बारे में जानने के बाद मुझे एक चीज का रियलाइजेशन हुआ कि आजकल का जैसा हासिल कल्चर है हम लोगों का, बच्चा कहता है कि हासिल करना है, ये करना है। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार ये कल्चर अपने आप में ना बड़ा टॉक्सिक है। Exactly. हम लोग बस भाग रहे हैं और अपने और कई बार एक ऐसे ड्रीम के चक्कर में जो ड्रीम हमारा होता भी नहीं है, बस हमें ऐसा समझा दिया जाता है कि ये तुम्हारा ड्रीम है और तुम्हें इसको फॉलो करना है। तो बस भाग रहे हैं लोग, 9 to 5 जा रहे हैं, कुछ मजबूरियों के नाम पे, कुछ पैशन के नाम पे। समवेयर डोंट यू थिंक यार दिस हैज टू स्टॉप, इन द सेंस कि हम एटलीस्ट रियलाइज करें कि हम आखिर असल में चाहते हैं तो चाहते क्या हैं। एग्जैक्टली, लाइफ का पर्पस क्या है ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको इस केस में बताया कि सुमित शायद आज भी भटक रहा है इस चक्कर में कि वो अमीर हो जाए। उसकी आत्मा आज भी इतनी ज्यादा कंफ्यूज है कि उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि करना क्या है। तो अब उसको कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, शायद वो उसी योनि में फंसा है। तो मेरे हिसाब से लाइफ का एक पर्पस क्लियर होना चाहिए। आपको लगता है हम में से बहुत सारे लोग भी शायद सुमित की तरह ही उसी जोन में फंसे हुए हैं? कहीं ना कहीं यस, पर मेरा फिर से वही कहना है कि तीव्र इच्छाएं जो होती हैं इंसान की, वो कभी कभी मरने के बाद भी आपके साथ रहती हैं। इसलिए हर इच्छा को एक लिमिट में और समझ के साथ उसे सही तरीके से करना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की मारवाह इस तरह की ऊर्जा बनने से हम खुद को रोक सकें।
अर्श, इसी से मुझे एक किस्सा, एक जगह याद आ रही है जहाँ पे ग्रेव है और लोग कहते हैं कि वो एक ब्रिटिश ऑफिसर की 1947 से पहले जो इंडिया में बतौर एक ऑफिसर आए थे, उनकी वाइफ की ग्रेव है और उनकी वाइफ की जो आत्मा है वो आज भी एक टाइम जोन में फंसी हुई है। मैं समझ गया, और शायद जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, मेरी पैरानॉर्मल लाइफ का सबसे ज्यादा हॉरिफाइंग केस था ये। केस भी नहीं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने 3 पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर किया, जिसे हम तीनों आज तक भूल नहीं पाए, और वो था दागशाही ग्रेवयार्ड का एक्सपीरियंस।